यस हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू ऑल माय चैनल इजी वे ऑफ टीचिंग। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम ही इजी वे ऑफ टीचिंग है। तो आपको यहाँ पे पढ़ाई बहुत इजी लगने लगेगी, बहुत सिंपल लगने लगेगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू आफ्टर आवर चैप्टर 10 स्टैंडर्ड चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? हमारा फर्स्ट वीडियो हो चुका है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी हम देख लेंगे 2 मिनट में, और अपना सेशन सेकंड वीडियो हम स्टार्ट कर देंगे। ओके तो दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या क्या देखा पिछले वीडियो में? वीडियो फर्स्ट में हमने देखा कि हाउ लाइट बेंड्स, लाइट कैसी बेंड होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त वो बेंड हो जाती है, और वो जो बेंड होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। जैसे कि आपको पता है ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, बराबर है। जब लाइट यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है? स्लाइटली बेंड हो जाती है। अगर ये मीडियम डेंस है ना, डेंस बोले तो क्या? डार्ट, घनदाट, डेंस। और ये मीडियम रेयरर है ना, विरल विरल, एयर जैसा। और ये कैसा? वाटर, डेंस टाइप। तब क्या होता है? लाइट जो है थोड़ी सी नॉर्मल के तरफ डिफ्लेक्ट होती है, ये हमने देखा। बाद में क्या देखा? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखा, है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसमें क्या बताया गया मेरे दोस्तों? कुछ याद करोगे? उसमें बताया गया है कि ये जो एंगल, ये इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट हुआ है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। और ये नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा कैसी रहती है? सरफेस को परपेंडिकुलर रहती है। all these sin I, all these angle, incident angle, refracted angle and normal are in one plane, ये हमने देखा, are in one plane। और दूसरा क्या देखा हमने? कि ये जो रेशियो है फॉर ऑल मीडियम सेम रहता है, sin I अपॉन sin R। ये जो रेशियो होता है ये हमेशा, ये पेयर ऑफ मीडियम, अभी समझो पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है, जब भी ऐसा रहेगा तब क्या होगा? ये रेशियो हमेशा ये बोथ पेयर ऑफ मीडियम के लिए सेम रहेगा। अगर यहाँ पे ऑयल ले लिया जाए तो क्या होगा? ये रेशियो चेंज हो जाएगा। फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम रेशियो विल गेट चेंज। तो ये हमने देखा। अभी नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? What means by refractive index? यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स यानी कि क्या? सिंपल भाषा में समझाऊंगा मैं। अभी जब भी लाइट जो है इंसिडेंट होती है, बराबर, अभी ये एयर है और ये समझ लीजिए ये वाटर है और ये नॉर्मल है, बराबर। जब भी लाइट इंसिडेंट होती है और जब रिफ्रैक्ट होती है दूसरे मीडियम में चली जाती है, वो क्या होती है? स्लाइटली बेंड हो जाती है। एक तो टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी या टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो ये कितना इधर आएगी या कितना उधर रिफ्रैक्ट होगी, बराबर है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड रहता है। किसके ऊपर डिपेंड रहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ मच लाइट बेंड, हाउ मच लाइट बेंड is shown by refractive index, is shown by refractive index। और लाइट का जो पोजीशन है रिफ्रैक्ट होने के बाद में, इट शोज द पोजीशन ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, राइट। और हाउ मच देयर इज डिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑफ अ लाइट, how much deflection in the path of a light is shown by refractive index। You can say like that also, deflection
in the path of light is shown by refractive index. राइट मेरे दोस्तों, राइट. दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम. अभी यहाँ पे ये जो मीडियम एयर और वाटर का है, तो इनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? ऑलवेज सेम रहेगा, राइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे बताते हैं? इट इज ऑलवेज शोन बाय दिस सिंबल, राइट. अभी इसको मैं समझ लीजिए, इसको मैं मीडियम 1 कहता हूँ, इसको मैं मीडियम 2 कहता हूँ, ठीक है. तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालने का है? वाटर का, क्योंकि लाइट जो है एयर से वाटर में जा रही है, तो वाटर में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमें देखना है. तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? मीडियम 2 का. अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे शो होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. इन दिस वे इट इज शो. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालने का है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, और विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ निकाल रहे हैं वो बाद में लिखा जाता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. तो पहले जब वाटर का निकालना है तो लाइट कहाँ पे इंसिडेंट, पहले लाइट कहाँ से आ रहा है? एयर से आ रहा है, बराबर है. तो उसकी वेलोसिटी पकड़ी जाती है, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन लाइट. और यू कैन से अभी मीडियम 1 है, यानी कि ये वेलोसिटी 1 है और ये वेलोसिटी मीडियम 2 में है, वेलोसिटी 2 हो जाएगी. तो इसको कैसा बताएंगे? वेलोसिटी v1 अपॉन v2, बराबर है. सो इन दिस वे वी आर शोइंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से निकाला जाता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा रहेगा उतना लाइट किधर बेंड होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल. हमको कैसा पता चलेगा? अभी देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा एक फॉर्मूला है, साइन आई अपॉन साइन आर, बराबर है. यानी कि साइन आर जितना कम रहेगा, जितना कम रहेगा उतना क्या होगा मेरे दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बढ़ेगा. यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब ज्यादा रहेगा? जब रिफ्रैक्टेड एंगल कम रहेगा, बराबर है. तो उतना क्या बढ़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बढ़ेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये हमेशा चीज याद रखना कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज टुवर्ड्स नॉर्मल ज्यादा बेंड होती है, बराबर है. ओके. और क्या क्या चीजें याद रखोगे इसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम फॉर पेयर ऑफ मीडियम, सेम पेयर ऑफ मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम फॉर पेयर ऑफ मीडियम. ओके. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम. ये भी मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स ऑल्सो. अभी कलर आपको पता है, रेड, वायलेट, ग्रीन, ऑरेंज एक्सेट्रा. तो हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है ये डिफरेंट रहता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फॉर डिफरेंट कलर इज डिफरेंट इन सेम मीडियम. अगर मीडियम एक ही है
और हम सातों जो रंग है उनका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दे तो हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहेगा इन सेम मीडियम. Refractive index for different color is different in same medium. और कुछ एक पांचवा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा मैं. तो हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है दोस्तों. हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है और वो किसके साथ निकाला जाता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वैक्यूम के साथ निकाला जाता है. अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाला यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाला, लेकिन यहाँ पे अगर हम मैं वैक्यूम पकड़ता हूँ तो क्या होगा, तो हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिलेगा. अभी हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों निकालते वैक्यूम के साथ ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि वैक्यूम अगर यहाँ पे है तो क्या होगा मेरे दोस्तों, टेम्परेचर प्रेशर हमेशा मेंटेन रहेगा, तो उसकी वजह से क्या इसके वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आएंगे. अगर मैं यहाँ पे एयर पकड़ता हूँ तो एयर का टेम्परेचर प्रेशर हमेशा डेंसिटी बदलते रहता है. उसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है मेरे दोस्तों, ये वेलोसिटी के ऊपर होता है. वेलोसिटी बदलती है, बराबर है ना. अभी समझो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एयर टेम्परेचर 20 डिग्री है, उस टाइम पे आपने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, कुछ समथिंग आ गया. लेकिन आप जब 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 35 डिग्री एयर का टेम्परेचर हो गया, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा. अंडरस्टैंड, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं मेरे दोस्तों, राइट. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हमें अगर एक्यूरेट निकालना है तो हमें हमेशा एयर की जगह क्या पकड़ना पड़ेगा, वैक्यूम पकड़ना पड़ेगा, राइट. तो इस तरह से साइंटिस्ट लोगों ने हर एक मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है. विथ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ निकाल दे, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स always calculate with respect to वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, उसमें वेलोसिटी में बदल नहीं होगा. इसलिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मेरे दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्या रहता है आपको पता है, हमेशा 1.003 रहता है. अभी आपने अपना स्टेट बोर्ड की जो किताब है उसमें आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मटेरियल का देखा होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना रहता है, 1.003. फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है ये हमेशा एग्जाम में, ठीक है. एक 4-5 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा याद करके रखो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका बताया गया, किसका, एयर का तो पता है आपको, मैंने बताया 1.003. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, आइस का कितना रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.31. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना रहता है, 1.33, राइट. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी मेरे दोस्तों यहाँ पे गलती कर दी मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.003, वाटर का 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल है 1.36. तो दोस्तों आपको जो भी नोट करना है 2 मिनट रुकूंगा मैं, आप स्नैपशॉट निकाल लो, नोट्स निकाल लो, ठीक है. इसके आप और हम थोड़ा सा और डिस्कस करने जा रहे हैं. निकाल लिया, ओके. इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस दूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं. इसके ऊपर प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं. बहुत सिंपल है मेरे दोस्तों, ओके. अभी देखिए समझ लीजिए, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम
2 है, मीडियम 1, मीडियम 2। अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालने का है? मीडियम 2 का निकालना है। तो हमेशा पहले नोटेशन ऐसा लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। तो कैसा होता है? तो पहले लाइट हमेशा कहाँ से? मीडियम 1 में से आएगा ना, मीडियम 1 में से आएगा, इसकी वेलोसिटी v1। और जब अगर मीडियम 2 में जाते टाइम एक तो अंदर आएगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगा या नॉर्मल से दूर चला जाए, या एंगल आई है, एंगल आर है, और वेलोसिटी सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम निकाला है विद रिस्पेक्ट टू 1। अभी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड निकालिए। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 with respect to सेकंड। निकालिए, थोड़ी देर सोचिए कैसा निकालेंगे आप। कर दिया? चलो मैं बताता हूँ कैसा निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है हमें? थर्ड मीडियम का। तो शुरुआत में हम 3 लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, बराबर है। हमें मीडियम 3 का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो लाइट रेज जो है पहले मीडियम 1 में से सेकंड में से जाएगा, यानी कि वेलोसिटी 2, और बाद में मीडियम 3 में चला जाएगा तो वेलोसिटी v3 बनेगी। सो इन दिस वे। अभी और एक चीज बताना चाहूंगा, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम। कैलकुलेट कीजिए। किसका बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का? थर्ड मीडियम का। तो पहले थर्ड आएगा विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो कैसा आएगा मेरे दोस्तों? तो पहले वो मीडियम फर्स्ट में जाएगा, फिर बाद में मीडियम 3 में चला जाएगा। सो इन दिस वे। तो प्रैक्टिस हो गया मेरे दोस्तों। ओके, राइट, समझ में आया? ओके, now we will see the next point, refraction of light in different media. Okay, can I rub this? Do you want to note it? Okay. Now, reflection of light in different media. Next point. बहुत सिंपल पॉइंट है मेरे दोस्तों, और आपको मैंने बताते बताते ये सब कुछ समझा दिया है, आपको पता है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है अभी ये पॉइंट। अभी देखिए, अभी ये समझो रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, और ये कौन सा है? डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, जब लाइट रेज जो है रेयरर मीडियम से डेंस मीडियम में चला जाता है, तो ये नॉर्मल है, तो लाइट कहाँ बेंड होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, या अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा? आपको मैंने बता दिया है पहले, डेंस में जाएगा तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है मेरे दोस्तों। ये बस ये चीज इसमें ये चैप्टर में याद रखनी, बाकी एवरीथिंग इज सिंपल, राइट? ओके, अगर समझो लाइट जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा हो तो क्या होगा? मैंने क्या बोला? ये डेंसर है और ये कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। जब डेंसर से रेयरर में चला जाता है तो ये नॉर्मल है,
तो लाइट विल ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से जाएगा। जितना ये आर जितना बड़ा होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मेरे दोस्तों, कम होगा। देखते हैं कैसा, आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अभी देखिए आपने साइन आर यहाँ पे आर बढ़ा दिया, ये इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या होगा, इसकी पूरे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अल्टीमेटली किसकी कम हो जाएगी, इसकी, राइट। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो लाइट जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स नॉर्मल ज़्यादा बेंड हो रहा है, ठीक है। आर की वैल्यू कम है यानी कि टुवर्ड्स नॉर्मल ज़्यादा बेंड हुआ है, समझ में, जैसे फॉर स्टडी पर्पज मैंने बताया। और थर्ड पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों, अगर लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली, इफ लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली यानी कि नॉर्मल है, और इंसिडेंट लाइट भी इसी लाइन नॉर्मल जैसी जा रही है उसी थ्रू उसी डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट लाइट जा रहा है, यानी कि इसका सेंटेंस में प्रयोग कैसे करेंगे, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली, तो कैसा जाते हैं, लाइट रेज सीधा चला जाता है, इट डज नॉट डिफ्लेक्ट, राइट, इट गोज स्ट्रेट। व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली then light rays go in the direction of normal only, it doesn't bend, okay। तो ये नोट कर लो, इसका स्नैपशॉट उतार लो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। थोड़ा सा मैं इंक डाल दूं। यस दोस्तों ये नया पॉइंट है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आपने बहुत बार आकाश में रात में आप जब धूप काले में बराबर है, जब धूप बहुत रहती है तो रात के समय में आप कहाँ पे टेरेस पे सोते हो, तो आप जो स्टार्स रहते हैं आपको ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं। ट्विंकल इन द सेंस क्या है कि वो अपनी पोजीशन हमेशा ऐसा लुक कर रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है ऐसा लगता है, बराबर है। तो ये क्यों होता है तो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। आपको पता है दिस वन इज द अर्थ, राइट, सपोज दिस इज अ स्टार, राइट। अभी रात के सीजन, रात में क्या होता है कि ये कोल्ड रहता है ना, अर्थ जो है ये कोल्ड होती है, तो कोल्ड होने की वजह से हवा क्या होती है, डेंस होती है, राइट। सो इट इज अ डेंसर। और एटमॉस्फेयर कहाँ तक है मेरे दोस्तों, एक लिमिट तक है ना। और आगे क्या है, ये रेयरर मीडियम, ये पूरा क्या है, रेयरर मीडियम, बराबर। जब स्टार से लाइट, अब आप यहाँ पे खड़े हो समझ लीजिए, अभी लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से, अभी रेयरर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में चली जा रही है। अभी नॉर्मल कैसा बताऊंगा मैं, ऐसा बताऊंगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो जितना डेंसर में जाएगी तो आपको तो पता है कि लाइट कहाँ बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, बराबर, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, बराबर। तो क्या हुआ मेरे दोस्तों, तो आपको लाइट कहाँ से आ रही है ऐसा दिखेगा, इस पोजीशन से आ रही है ऐसे। तो आपको स्टार कहाँ दिखेगा, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा स्टार, यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि लाइट ये डायरेक्शन में आ रही है, समझ में आया। हाँ, तो इसलिए आपको स्टार हमेशा अपने एक फिक्स पोजीशन पे नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा सा अवे फ्रॉम द पोजीशन दिखेगा, और ये हमेशा चेंज होते रहेगा, इसकी पोजीशन हमेशा चेंज होते रहेगी। क्यों, क्योंकि ये जो एयर मीडियम है तो हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस है, ये जो एयर है, जो ये सरफेस के नज़दीक है तो ये डेंसर रहेगी, उससे ये थोड़ी कम डेंस रहेगी, इससे ये कम डेंस रहेगी,
और यहाँ पे टोटली, तो हर एक टाइम पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलते जाएगा। जब एक सरफेस में से दूसरे सरफेस में पास ऑन होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम का चेंज होते रहेगा। इससे उससे होगा क्या कि स्टार हमेशा हमें एक फिक्स पोजीशन पे दिखेगा नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज चेंजिंग व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द नेक्स्ट मीडियम। समझ में आया ये कंसेप्ट आपको? सिंपल है कंसेप्ट, ओके। और लिखते टाइम कैसा लिखने का आपको पेपर में पॉइंट्स रहना जरूरी है। एयर नियरर टू दी अर्थ सरफेस, air near to the earth's surface is cold, so more dense. Second, star is in rarer medium, so light come from rarer to denser medium. तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी मोर, ज्यादा होगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है तो क्या होता है, तो हमें जो लाइट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा क्यों है, क्योंकि आर जो छोटा है, बराबर, अभी इंसिडेंट एंगल आर बड़ा है, तो जब आर बड़ा होता है तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है तो क्या होता है कि हमें जो स्टार का पोजीशन है वो उससे भी ज्यादा हाइट पे दिखाई देता है। एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, we see the position of star more than the actual height. और दूसरी बात क्या है, ये ट्विंकल क्यों होता है, बिकॉज इट इज इन, ये स्टार जो है इट इज टू मच अवे फ्रॉम अस, सो दैट्स व्हाई इट लुक लाइक अ पॉइंट वन। फिफ्थ पॉइंट, as it is away from us, it look like as point source. पॉइंट होना, पॉइंट थोड़ा सा भी इधर हुआ तो क्या होगा, तो हमें उसका जो पोजीशन है चेंज होते हुए दिखाई देगा। लेकिन इतना बड़ा है, समझो प्लैनेट है, प्लैनेट में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि वो पॉइंट नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। इसलिए प्लैनेट हमें ट्विंकल होते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन स्टार दिखाई देते। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, व्हाई द प्लैनेट नॉट ट्विंकल, एट दैट टाइम व्हाट यू विल से, वो भी क्वेश्चन में लूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, ओके। कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द प्लैनेट नॉट ट्विंकल। Why planet not twinkle? Because planet is a collection of point
पॉइंट सोर्स, बहुत सारे पॉइंट मिलके ही प्लैनेट बना रहा है, एक ही पॉइंट नहीं है। तो वहां पे पॉइंट में डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वो पॉइंट है क्या? नहीं। तो हमें डिफ्लेक्शन होगा प्लैनेट का, लेकिन वो एवरेज डिफ्लेक्शन है। क्या है? एवरेज है। सभी पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा, तो वो हमारे आंखों को दिखता नहीं है। देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट, position of points in the planet, but this change is average. This change is average, right? So average change वो डिटेक्ट नहीं होता है आइज को, बराबर। एवरेज चेंज इन पोजीशन ऑफ प्लैनेट is very negligible. We cannot see this change. So planet don't twinkle. देखिए मेरे दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, हमें समझ में आता है पॉइंट कि कैसा है, लेकिन हम लिख नहीं पाते, बराबर। इसलिए मैंने ये लिख के दिया ये पॉइंट, और एग्जाम में इसी तरह से आप लिखो तो आपको आउट ऑफ मार्क गिरेंगे। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? अंडरस्टैंड? ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन। व्हाई वी सी मिरेज पता है आपको क्या होता है मेरे दोस्तों? बहुत बार राजस्थान के आप डेजर्ट में चलो जाओगे तो बहुत बार क्या होता है कि हमें दूर से ही एक आधा ट्री दिखाई देता है, या हिरने दिखाई देती है, और थोड़ा सा वो उल्टी दिखाई देती है, बराबर है? या वो जो पेड़ है दूर से आपको उल्टा दिखाई देता है, राइट? और वो ऐसा शेकिंग में दिखाई देता है, बराबर है? या आप रोड में से हाईवे पे से जा रहे हो, दोपहर का टाइम है, तो धूप से क्या होता है, जो रोड है बहुत हीट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, दूर से अपने को जो सामने से गाड़ी आ रही है वो थोड़ा सा शेकिंग और उल्टी दिखाई देती है। ऐसा कुछ कभी दिखाई दिया है? उसको हम क्या कहते हैं? मिरेज कहते हैं। या बहुत बार हिरणों को क्या होता है, आभास हो जाता है कि सामने पानी है, क्योंकि वो हिलते रहता है ना, तो उनको क्या आभास हो जाता है वहाँ पे पानी, उसको ही कहते हैं मिरेज। तो ये मिरेज क्यों दिखाई देता है? Why we see mirage? In desert, वो हम देखेंगे। और उसमें मिरेज में क्या होता है, हमें जो भी वस्तुएं हैं वो उल्टी दिखाई देती है। अभी देखिए, समझ में आया? स्टेट बोर्ड के किताब में बताया गया है, एक ट्री बताया गया है, और उसको कैसा बताया? उल्टा बताया गया। ये हमारी आंखें समझ लीजिए, हम यहाँ से देख रहे हैं, बराबर? ओके, तो लाइट कैसा आ रहा है? ऐसा आके ऐसा। तो हमें ये जो लाइट, ये जो डिफ्लेक्शन है, तो हमें ऐसा लगता है अभी लाइट यहाँ से इस ये डायरेक्शन में आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें ऑब्जेक्ट कहाँ से दिखाई देगा? ये डायरेक्शन में दिखाई देगा, क्योंकि लाइट इधर से आ रहा है, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे ये मिरेज क्यों हैपन होता है। ओके, जस्ट अभी देखिए, इधर हॉट एरिया है, ये जब कंडीशन, ऐसी कंडीशन आती है तभी मिरेज
ये अपने को दिखाई देता है। ये हॉट रीजन है और ये कोल्डर रीजन है। जब ऐसी कंडीशन होगी तभी हमें मिरेज दिखाई देगा, अदरवाइज नॉट। अभी देखिए ये लाइट यहाँ से आ रहा है हॉट एरिया में से, अभी मैं यहाँ पे ये लाइट यहाँ से आ रहा है, ये नॉर्मल। तो मेरे दोस्तों ये थोड़ा सा कोल्डर एरिया है, थोड़ा सा तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कहाँ होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा बेंड दिखाई देता है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ये मीडियम थोड़ा सा कैसा है, हॉट है कंपेयर टू दिस वन इज कोल्डर, राइट। सो व्हाट हैपन, दिस इज नॉर्मल। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली बेंड होगा किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है मेरे दोस्तों। तो इसलिए हमें लाइट कहाँ दिखाई देता है, ये डायरेक्शन में लाइट आ रहा है, तो इसी डायरेक्शन में हमें वो इमेज या ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं, ऊपर के साइड में बराबर है। हमें लाइट कहाँ से आ रही, फिर इमेज से आ रही है। तो हमें ये ट्री जो है सामने रहेगा लेकिन वो आपको उल्टा दिखाई देगा, तो इसको कहते हैं मिरेज। तो एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है कि जो भी आप वस्तु देख रहे हो उधर हॉट रीजन है, और जहाँ से आदमी देख रहा है वहाँ पे कोल्डर रीजन है, ठीक है। तो ये कंडीशन, यहाँ पे हॉट रीजन, ये कोल्ड रीजन, और इस तरह से आप बताएंगे तो आपको परफेक्ट मार्क मिलेंगे। ओके, वन मोर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आपने होली तो आप खेलते होंगे, होली के अगले दिन जो रहता है हम बहुत बार क्या करते हैं कि लकड़ियाँ काट के वगैरह लाते हैं, बराबर है, बहुत मज़ा आता है उस टाइम पे, बराबर। तो आग जलाते हैं रात में 12 बजे तक बच्चे खेलते रहते होली, बराबर। तो बहुत बड़ी, हमारे गांव में तो बहुत बड़ी होली करते हैं, बराबर। तो जब हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है कि जो भी लोग उस साइड में, होली के पीछे साइड में, तो हमको हिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है मेरे दोस्तों? तो हम वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। why the object position change in above the holy, or behind the holy? ऐसा क्यों होता है? देखो देखिए ये यहाँ पे होली है, समझ आग लगे वाली, बराबर। तो इसके ऊपर का जो पोर्शन है ये हॉट रहेगा, एज वेल है इसके आजू बाजू का पोर्शन क्या रहेगा, हॉट रहेगा। और हम जहाँ से देख रहे तो वहाँ पे कैसा एरिया रहेगा, कोल्ड एरिया रहेगा, बराबर। यानी कि जब लाइट निकलेगा ये हॉट में से, जब हॉट में से, अभी ये सरफेस ऐसा है, ये लाइट निकला, ये नॉर्मल कैसा रहेगा, फिर नॉर्मल ऐसा रहेगा ना, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो क्या होगा, हॉट में से कोल्ड में जाएगा तो इट शिफ्टेड टूवर्ड डेंसर साइड, टूवर्ड्स द नॉर्मल मोड, द नॉर्मल आईसी। तो ऐसा शिफ्ट होगा, बराबर ना। ऐसा लाइट आएगा तो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी चीज़ इसके पीछे है तो कहाँ दिखाई देगी आपको, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही वहाँ पे। ये वस्तु अगर यहाँ पे तो यहाँ पे दिखाई देगी। अभी यहाँ तो आग लगे वाली, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर के साइड में, अभी यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, और जब लाइट जब आ रहा है तो ये कोल्ड रीजन है, ये हॉट रीजन है, तो वो उस टाइम पे डिफ्लेक्ट होगा, हॉट में से कोल्ड में जा रहा है, फिर से डिफ्लेक्ट होगा। यानी कि सामने वाला आदमी हमेशा हमेशा कैसा दिखाई देगा, हमको शेकिंग करते हुए दिखाई देगा, है ना। वाई वी
सी द ऑब्जेक्ट शेकिंग, थोड़ा इसमें चेंज करता हूं, शेकिंग अबाउट द होली और बिहाइंड होली, इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए। समझ में आपको शेकिंग? तो इसमें कैसा क्या कैसा लिखेंगे आप कि नियरर टू द होली और अबाउट द होली और बिहाइंड द होली द रीजन इज हॉट, राइट, एंड द पोजिशन वेयर फ्रॉम वी सी द होली, that position is in colder region. So what happened? The light which is coming from hot to colder region, it gets shifted. The position of the light changes, rather, because there is change in medium. So that's why what happened? The position of the object changes continuously. Understand? Okay. In this way, you have to write the question in the. You have to write the answer in the question paper. Okay. Okay, so this much is sufficient. In next video we will see dispersion of light, रेनबो क्यों दिखाई देता है वो भी हम देखेंगे, और इंटरनल और पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो भी देखेंगे। तो इतना टाइम सफिशिएंट है ये वीडियो के लिए। सो वेट फॉर अनदर वीडियो। आपको अगर अब मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।